मरकजी हॉल में जिंदगी के हंगामे उरूज पर थे। रक्स सुरूर की महफिल जारी थी, मस्तियां शबाब पर थीं। मैं रत्ना के साथ एक मेज पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। नागराज के साथ अंदर आने वाले आदमी और दोनों गनमैन एक मेज पर बैठे हुए थे। उससे आगे एक राहदारी थी, दाईं तरफ काउंटर था, उसके साथ भी एक राहदारी थी। मैंने एक दो वेटरों को ट्रे उठाए उस तरफ आते जाते देखा। मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेजों पर सर्व करने के लिए शराब अंदर से लाई जा रही थी। चंद मिनट बाद मैंने रत्ना को वहीं बैठे रहने का इशारा किया और उठकर काउंटर के साथ वाली राहदारी में दाखिल हो गया। ये राहदारी खासी तवील थी, किचन भी उसी तरफ था। एक वेटर को आखिरी दरवाजे से निकलते देखकर मैं रुक गया। वेटर ने दोनों हाथों में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें विस्की, सोडे की बोतलें और बड़े नाजुक से 3 लंबे ग्लास रखे हुए थे। मैंने वेटर को रोककर पूछा, अरे कहाँ जावत हो भाया? वो बोला, दफ्तर मां, नागराज आयो है, ऐश करत है साला। उसने साला तो कह दिया था, लेकिन उसके साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, 1 मिनट इधर आओ। मैं उसे लेकर जल्दी से खुले हुए दरवाजे में ले गया। ये लॉन्ड्री स्टोर था। दीवारों के साथ रैक्स में धुली हुई चादरें, मेजपोश, पर्दे और इसी किस्म की चीजें रखी हुई थी। साइड में एक मेज भी थी। मैंने वेटर को देखते हुए कहा, देखो भाया, मैं नागराज से मिलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, मगर कोई मुझे उस तक पहुंचने नहीं देता। ये मेरे लिए अच्छा मौका है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा, बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने उसे ट्रे लेकर मेज पर रख दी और अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसके हाथ में दबा दिया। कहा, तुम अपना कोट और पगड़ी मुझे दे दो, ये ट्रे मैं दफ्तर में ले जाता हूँ। मुझे नागराज के सामने अपनी फरियाद पेश करने का मौका मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं दूंगा। वेटर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो हकलाते हुए बोला, मैनेजर को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैंने कहा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम इस कमरे में रुकना, मैं बस 5 मिनट में लौट आऊंगा। लो ये 500 रुपए और रख लो, अब जल्दी से पगड़ी और कोट उतार दो। मैंने 500 का एक और नोट उसके हाथ में थमा दिया और साथ ही अपना कोट उतार कर जेबों की चीजें पतलून की जेबों में मुंतकिल करने लगा। वेटर चंद लम्हे हिचकिचाया, फिर उसने पहले पगड़ी उतार कर मेज पर रखी और फिर कोट भी उतार दिया। मैंने जल्दी से उसका सफेद कोट पहनकर ऊपर तक बटन बंद कर लिए और पगड़ी सर पर जमा ली। ये गनीमत था कि वेटरों की वर्दी में पतलून ब्लैक कलर की थी, वरना मुझे उसकी पतलून भी उतरवानी पड़ती। मैंने ट्रे उठाते हुए कहा, दरवाजा खोलो और मेरी वापसी तक तुम इसी कमरे में रहना, मुझे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। वेटर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, जल्दी आयो भाया, ना ही तो अपनी शामत आ जाएगी। मैंने बाहर निकलने से पहले इधर उधर झांक लिया। मेरे बाहर आते ही वेटर ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं आगे जाकर दूसरी राहदारी में मुड़ गया। उस राहदारी में भी कमरे थे। एक कमरे के सामने प्रोप्राइटर की तख्ती लगी हुई थी और एक दरबान भी मौजूद था। मैं दरवाजे के सामने रुका तो उसने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा और दरवाजा खोल दिया। मैं ट्रे संभाले अंदर दाखिल हो गया। बहुत वसी और इस कमरा था। फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। दाईं तरफ शीशे के टॉप वाली बहुत बड़ी मेज थी जिस पर 2 टेलीफोन और एक इंटरकॉम सेट रखा हुआ था। एक तरफ संगमरमर से तराशी हुई एक मूर्ति भी रखी हुई थी। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में मुख्तलिफ तस्वीरें थीं। इनमें एक तस्वीर बेला की भी थी। नागराज मेज के सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। उससे जरा हट कर बेला बैठी हुई थी। उसने एक टांग दूसरी टांग पर रखी हुई थी। सोफे के सामने 3 फुट के फासले पर रवि पंडित निहायत मौतबाना अंदाज में खड़ा था। मुझे अपनी कुव्वत मुशाहिदा पर हमेशा नाज रहा है। मैंने कमरे में दाखिल होते ही न सिर्फ हर चीज का जायजा ले लिया था, बल्कि अपने फरार का रास्ता भी तलाश कर लिया था। ऑफिस टेबल के बाईं तरफ वाली खिड़की खुली हुई थी और दूसरी तरफ अंधेरा था, जिसका मतलब था कि बाहर कोई खुली जगह थी। मैंने ट्रे मेज पर रख दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो रही थी। मैंने नागराज का सामना करने का फैसला फौरी तौर पर और बगैर प्लानिंग के किया था। नागराज के 6 मुसल्लम मुहाफिज बाहर खड़े थे, 2 अंदर मौजूद थे। किसी ऐसे होटल या क्लब में भी 4-6 गुंडे मौजूद रहते थे। नाकामी की सूरत में मेरे लिए बच निकलने के इम्कानात न होने के बराबर थे, लेकिन मैंने कभी नाकामी का सोचा ही नहीं था। मैंने हमेशा अपनी जहानत और खुद एतमादी पर भरोसा किया था और कठिन तरीन हालात में भी हमेशा कामयाब रहा था। और उस वक्त भी मैंने जो फैसला किया था उसमें भी जहानत और खुद एतमादी का ज्यादा दखल था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो बेला ने सरसरी सी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर रवि पंडित की तरफ मुतवज्जे हो गई थी जो नागराज से कुछ कह रहा था। मैं एक तरफ खड़ा हुआ तो बेला उठकर मेज के करीब पहुंच गई और स्कॉच की बोतल खोलने लगी। इस मौके पर उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और खा जाने वाले लहजे में बोली, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया, हैंडल पर हाथ रखा और उसे घुमाने की बजाय लॉक नॉब दबा दी और उसके साथ ही कुंडे का रॉड भी खींच दिया और ऊपर वाली चिटखनी भी लगा दी। बेला ने मुझे कुंडा और चिटखनी लगाते हुए देख लिया था। वो एकदम चीखी, ये क्या कर रहे हो तुम, दरवाजा क्यों लॉक कर दिया?
बेला के चीखने पर नागराज और रवि पंडित भी मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए। रवि पंडित ने पहली मर्तबा मेरी तरफ गौर से देखा। वो यकीनन अपने होटल और क्लब के तमाम वेटरों को पहचानता था। जब मैं अंदर आया था तो वो नागराज से बातों में मसरूफ था और मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब वो समझ गया था कि मैं इस होटल का वेटर नहीं हूँ। वो गुर्राया, कौन हो तुम और ये दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? मैंने इत्मीनान से कहा ताकि कोई और मुदाखलत न कर सके। ये कहते हुए मैंने पगड़ी उतार कर नागराज की गोद में फेंक दी। वो भी उछल पड़ा। उसके चेहरे पर एकदम सफ़ाकी तारी हो गई। आंखों की सुर्खी कुछ और भी गहरी हो गई। रवि पंडित गुर्राया, कौन हो तुम? इस बदतमीजी का मतलब जानते हो? मैंने कोट भी उतार कर नागराज पर ही उछाल दिया और ऐनक उतार कर मेज पर फेंक दी। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, मुझे अपना तारुफ करवाने की जरूरत नहीं। मैं वो हूँ जिसकी तलाश में तुम लोग 2 महीनों से पागल कुत्तों की तरह दौड़ते फिर रहे हो। और मुझे हैरत है कि बेला ने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। बेला उछल पड़ी। तो तुम? बोतल उसके हाथ से छूटकर शीशे के ग्लास से टकराई। नाजुक सा ग्लास ट्रे में ही गिरकर चकनाचूर हो गया। बोतल भी इस तरह औंधी गिरी थी कि शराब मेज के शीशे पर बहने लगी। मैंने बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बोतल उठाओ। बेला ने बोतल पकड़ ली। उसने बोतल को गर्दन की तरफ से पकड़ा। मैं उसकी नीयत भांप गया। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने अचानक ही बोतल मेरी तरफ दे मारी। मैं फुर्ती से एक तरफ हट गया। बोतल मेरे अक़ब में दीवार के सामने लगे हुए खूबसूरत पर्दे पर लगी। पर्दा महज खूबसूरती से लगाया गया था। वो ना होता तो बोतल दीवार से टकरा कर धमाका जरूर पैदा करती। बोतल मेरे करीब से गुजरी थी, इसलिए शराब के कुछ छींटे मेरे ऊपर भी गिरे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने हवास पर काबू रखो नागिन। इतनी कीमती शराब जाया कर दी, अब अपने इस गुरु घंटाल को क्या पिलाओगी? नागराज सांप की तरह फुनकारा। मैं तुम्हारा खून पीना पसंद करूंगा मूर्ख। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अब तक बचते रहे, लेकिन अब किस्मत की देवी तुम्हारा साथ छोड़ चुकी है। तुमने शेरों की कछार में आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने तैश दिलाने वाले अंदाज में कहा, शेरों की कछार नहीं, ये डॉग हाउस है जहां पागल कुत्ते रहते हैं और मैं पागल कुत्तों से बचना जानता हूं। इस दौरान रवि पंडित ने जेब में हाथ डालने की कोशिश की, मगर मैंने उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उसे रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए गुर्राया, हाथ अपनी जेब से दूर रखो, वरना तुम वक्त से पहले अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रवि पंडित का हाथ जेब से दूर हट गया। मैं 2 कदम उठाकर उसके पीछे पहुंच गया और उसका लिबास थपथपाने लगा। पिस्तौल उसकी पतलून की जेब में था। बेला उस वक्त मेरे दाईं तरफ थी। मैं उस पर भी निगाह रखे हुए था, लेकिन उसे मौका मिल ही गया। मैं रवि पंडित की जेब से पिस्तौल निकालने के लिए जैसे ही जरा सा आगे को झुका, उसने सोडे की बोतल उठाकर मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैं तेजी से झुक गया। बोतल रवि पंडित के कंधे पर लगी। वो कर्रा उठा। मैंने उसे जोरदार धक्का भी दे दिया। वो नागराज से टकराया और वो दोनों सोफे पर गिर गए। मैंने पलटकर फौरन ही बेला पर हमला कर दिया। मेरे बाएं हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। उसके मुंह से चीख निकली और वो मेज से टकरा गई, लेकिन उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोबारा मुझ पर हमला कर दिया। अगर मैं मोहतात ना होता तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती, लेकिन मैं न सिर्फ बच गया बल्कि उसे एक लात भी रसीद कर दी। वो रवि पंडित से टकराई जो उठने की कोशिश कर रहा था। इस मर्तबा वो दोनों नागराज पर गिरे। रवि पंडित की पेशानी नागराज की नाक से टकराई और वो चीख उठा। उसकी नाक से खून बह निकला। वो माँ बहन की बड़ी साइंटिफिक किस्म की गालियां बक रहा था। उसने धक्का देकर उन दोनों को अपने ऊपर से गिरा दिया। मैं नागराज की तरफ देख कर गुर्राया, तुम तो हल्की सी चोट पर ही बिलबिला उठे सांप की औलाद। मेरे कानों में तो उन बेगुनाहों की चीखें गूंज रही हैं जिनके खून से तुम्हारे तरबियत याफ्ता दहशतगर्द होली खेल रहे हैं, और वो बेगुनाह जिन्हें तुमने अपने हाथों से मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब तुम्हारा ये खूनी ड्रामा खत्म होने वाला है। अब कोई बेगुनाह तुम्हारे हाथों मारा नहीं जाएगा। वो फुनकारते हुए बोला, तुम भूल रहे हो बालिक कि मैं नागराज हूँ, जहरीले सांपों पर राज करने वाला। तुम तो मामूली छोकरे हो। इस मामूली सी कामयाबी को अपनी फतह समझ बैठे। तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन बचकर नहीं जा सकोगे। मैंने हल्का सा कहकहा लगाया, कहा, अब भी तुम्हें कोई खुशफहमी है? बस चंद मिनट के बाद तुम्हारी ये खुशफहमी दूर। मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। रवि पंडित के पैर की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी। उसने उठने की कोशिश करते हुए गधे की तरह दौलत्ती झाड़ती थी। बहरहाल उसका ये हरबा कारगर साबित हुआ। मैं एक टांग पर नाच कर रह गया। इससे पहले कि मैं संभल सकता, बेला ने उठकर मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे लेती हुई दूसरे सोफे पर गिरी। उस कमबख्त में बला की ताकत भरी हुई थी। मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि उसने मेरे पिस्तौल वाले हाथ पर दांत गाड़ दिए। मैं बुरी तरह बिलबिला उठा। रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकलकर मेज पर जा गिरा। इस दौरान रवि पंडित भी उठ गया था। उसने मेरे ऊपर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। मैंने लात मारकर रवि पंडित को पीछे गिरा दिया। कोहनी से बेला के सीने पर जोरदार जरब लगाई
और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन मुझे संभलने का मौका न मिल सका। बेला और रवि पंडित ने उठकर मुझे दोनों तरफ से इस तरह जकड़ लिया कि मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सका। मुझे उनकी गिरफ्त में देखकर नागराज भी फुनकारता हुआ अपनी जगह से उठ गया। उसकी नाक से अब भी खून रिस रहा था, जिसे वो बार बार आस्तीन से पोंछ रहा था। मेरे सामने खड़े होकर वो कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखने लगा। उसने गले में लटके हुए नाग को हाथ में पकड़ लिया। वो फुनकारते हुए बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े सूरमा देखे, लेकिन तुम जैसा सूरमा कभी नहीं देखा। मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करके तुम्हें दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी बनाकर सरहद के उस पार भेजा जाता, मगर अपने साथ गुस्ताखी करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर हाथ में पकड़ा हुआ नाग मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैं अगर चाहूं तो इस नाग से डसवा कर 1 सेकंड में तुम्हारे जीवन का अंत कर दूं। इस नाग का डसा दूसरा सांस नहीं लेता, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं मारूंगा बालक। मैंने तुम्हारी मौत का ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अगले 7 जन्मों तक मेरा नाम नहीं भूलोगे। उसने चोगे के अंदर हाथ डालकर एक सिरिंज निकाली, जिसमें हरे से रंग का स्याल भरा हुआ था। सुई पर प्लास्टिक कैप चढ़ा हुआ था। वो बोला, मैंने ये इंजेक्शन जहरीले नागों के जहर से तैयार किया है। इसकी खासियत यह है कि इसके लगाने से आदमी फौरी तौर पर नहीं मरता। ये जहर खून में शामिल होते ही जिस्म को झटके लगने लगते हैं, शरीर अकड़ जाता है, फिर झटका लगता है पूरे शरीर में। ये जहर बिजली के करंट की तरह फैल जाता है। हर झटके पर आत्मा निकलती महसूस होती है, मगर इतनी आसानी से नहीं निकलती। कम से कम 10 मिनट तक शरीर को तड़पाती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये जहर मैंने खास तौर पर तुम्हारे देश के लोगों के लिए तैयार किया है। अभी तो मैंने इसका तोड़ भी दरियाफ्त नहीं किया। खैर, उसकी जरूरत भी नहीं। इसका सिर्फ एक तजुर्बा मैंने एक कुत्ते पर किया था, वो 5 मिनट में खत्म हो गया। अब तुम पर तजुर्बे का मजा आएगा। मैं उसकी बहुत मामूली सी मिकदार तुम्हारे शरीर में दाखिल करूंगा और तुम इस तरह झटके ले लेकर तड़पोगे कि उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने नीडल का कैप उतार कर सोफे पर डाल दिया और सिरिंज वाला हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मौत को सामने देखकर तो बड़े से बड़े सूरमा कांप उठते हैं। मैं तो मामूली सा आदमी था। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। बेला और रवि पंडित ने मुझे दोनों तरफ से जकड़ रखा था। मैं उस वक्त अगरचे बेबस था, लेकिन इस कदर आसानी से भी नहीं मरना चाहता था। नागराज जैसे ही मेरे सामने पहुंचा, मैंने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर उठाया और दोनों पैर कुव्वत से नागराज के सीने पर रसीद कर दिए। मेरी ये हरकत उन तीनों के खिलाफ तवक्को थी। मैंने जब अपने जिस्म को ऊपर उठाना शुरू किया था तो बेला और रवि पंडित ने मेरे बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत कर दी थी। वो समझे थे कि शायद मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे दोनों पैर नागराज के सीने पर पड़े और वो बिलबिलाता हुआ पीछे गिरा तो उनके सोचने का वक्त गुजर चुका था। नागराज चीखता हुआ सोफे के करीब गिरा। सिरिंज भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मैंने उसे ठोकर मारने पर ही इक्तिफा नहीं किया। पैर जमीन पर टिकते ही मैं पूरी कुव्वत से आगे को झुका। बेला और रवि पंडित के पैर उखड़ चुके थे। वो दोनों उल्टी कलाबाजी खाते हुए मेरे आगे गिरे। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को उनकी गिरफ्त से आजाद करवाया और लपक कर मेज पर पड़ा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। उसके साथ ही बेला और रवि पंडित पर ठोकरों की बारिश कर दी। नागराज ने उठने की कोशिश की तो मैंने उसके तरबूज जैसे गंजे सर पर भी एक ठोकर रसीद की। ठीक उसी वक्त दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही कोई भारी आवाज में रवि पंडित का नाम लेकर चिल्ला रहा था, रवि पंडित, दरवाजा खोलो, अंदर क्या हो रहा है। मैंने लपक कर एक तरफ पड़ी हुई सिरिंज भी उठा ली और रवि पंडित को रिवॉल्वर की जद पर लेते हुए सरगोशी में कहा, बाहर जो कोई भी है उसे कह दो कोई बात नहीं। नहीं, तुम नहीं। नागराज, तुम बोलो, जल्दी करो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने रिवॉल्वर का रुख उसकी खोपड़ी की तरफ कर दिया। नागराज की आंखें जैसे हल्कों से उबली पड़ रही थीं। वो अपनी नजरों से शायद मुझे मुसख्खर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और फिर उसे मेरे हुक्म की तामील करनी ही पड़ी। वो बोला, अंदर कुछ नहीं हो रहा शंकर, जाओ तुम लोग अपना काम करो, हट जाओ यहाँ से। बाहर खामोशी छा गई। उन्हें उठा-पटख की आवाजें सुनकर किसी किस्म का शुबा हुआ था, मगर नागराज की गरजदार आवाज सुनकर वो मुतमईन हो गए थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम किसी इंसान पर अपने इस जहर का तजुर्बा करना चाहते थे ना? मैं अभी तजुर्बा करके दिखाता हूँ कि तुम्हारा ये जहर इंसान के शरीर पर किस तरह असर करता है। मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और रवि पंडित को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। उसका चेहरा खौफ से इस तरह सफेद हो गया जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज की नीडल उसकी गर्दन पर रख कर दबा दिया। रवि पंडित एकदम उछल पड़ा। मैंने उसे छोड़ दिया। वो सिर्फ 1 सेकंड अपने पैरों पर खड़ा रहा, फिर उछल कर गिरा और फर्श पर मेंढक की तरह फुदकने लगा। बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे मुर्गी के गले पर छुरी फेर कर उसे छोड़ दिया जाए। रवि पंडित जमीन पर 1-1 फुट उछल रहा था।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किस कदर अजियत का शिकार था। नागराज ने ठीक ही कहा था। जहर बिजली का करंट बनकर उसके खून में फैल गया था। उसके मुंह से निकलने वाली चीखें भी बड़ी खौफनाक थीं। और फिर मैं चौंक गया। नागराज का सांप कालीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं अचानक अपनी जगह से उछला। मेरा पैर सांप के सर पर पड़ा और मैं पूरी कुव्वत से सर को मसलने लगा। सांप 100 बल खा रहा था और फिर मैं उछलकर कई फुट दूर जा खड़ा हुआ। नाग का सर पूरी तरह कुचला जा चुका था। वो जानकुनी की कैफियत में था। एक तरफ रवि पंडित मुर्गे बिस्मिल की तरह उछल रहा था और दूसरी तरफ सांप 100 बल खा रहा था। सांप की दुम रवि पंडित की टांग पर लगी और फिर वो टांग से लिपटता चला गया। रवि पंडित की चीखों से दरवाजा एक बार फिर धड़धड़ाया जाने लगा। उन्हें शायद पता चल गया था कि वेटर के भेस में कोई और आदमी अंदर मौजूद है। मैंने एक बार फिर अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और शीशे के टॉप वाली मेज के पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि दरवाजा टूट जाए या कुछ लोग पिछली तरफ से आ जाएं, मैं यहां से निकलना चाहता था। रवि पंडित के जिस्म को अब भी झटके लग रहे थे। वो दोहरा होकर गेंद की तरह उछल रहा था। मैंने बेला की तरफ देखा। उसकी आंखें खौफ से फटी पड़ रही थी। मैंने नागराज की तरफ देखते हुए कहा, नागराज, मेरे हाथों ये तुम्हारी पहली शिकस्त है। तुम्हारे एक नाग का सर मैंने कुचल दिया है। तुम्हारा सर मैं उस वक्त कुचलूंगा जब तुम्हारे हिसार के सारे नागों का सर कुचल दूंगा। मैं इस शहर से भागूंगा नहीं। तुमसे फिर मुलाकात होगी और तुमसे भी डियर। आखिरी अल्फाज मैंने बेला की तरफ देख कर कहे। बेला इस कदर खौफजदा थी कि अपनी जगह से हरकत भी न कर सकी। मैंने सिरिंज नागराज के करीब सोफे पर उछाल दी। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगा। ये कहकर मैंने मेज उलट दी। मेज का शीशा बेला पर गिरा। उसके मुंह से चीख निकली। दरवाजे को अब भी टक्करें मारी जा रही थीं और शायद दरवाजा टूटने ही वाला था। मैं खिड़की के फ्रेम पर चढ़ गया, मुड़कर देखा और बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुक गया। नागराज ने जहर भरी सिरिंज पकड़कर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दी। सिरिंज मिसाइल की तरह मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। अगर वो नीडल मुझे चुभ भी जाती तो मेरा हशर भी रवि पंडित से मुख्तलिफ न होता। मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और एक तरफ दौड़ता चला गया। उस तरफ अकबी लॉन था। अगरचे कोई बल्ब नहीं जल रहा था, मगर इमारत की बाज खिड़कियों से आने वाली मध्यम सी रोशनी में लॉन के पौधों वगैरह को देखा जा सकता था। मैंने एक लम्हे को रुककर इधर उधर देखा और सामने लॉन के परले किनारे पर गार्डिनिया की बाड़ की तरफ छलांग लगा दी। दाईं तरफ स्विमिंग पूल था, जहां उस वक्त खासी रौनक थी। मैं स्विमिंग पूल से बचते हुए एक तरफ दौड़ता चला गया और अकबी दीवार के करीब पहुंचकर इधर उधर देखने लगा। दीवार खासी ऊंची थी। अब उस तरफ से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिस तरफ से मैं भाग कर आया था। वो लोग या तो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे या बेला ने दरवाजा खोल दिया था। वो लोग बहरहाल खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आ गए थे और मेरी तलाश में चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर एक जगह मुझे दीवार पर चढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ कूदने में मुझसे जरा गलती हो गई। अंधेरे में दीवार की बुलंदी का अंदाजा नहीं लगा सका था। पुख्ता जगह पर गिरते हुए मेरा बायां पैर रपट गया। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल गई थी। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा कर फिर गिर गया। पैर में मोच आ गई थी। शदीद तकलीफ हो रही थी और पैर जमीन पर नहीं टिक रहा था। लेकिन जहां रुके रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं जानता था कि मौत के फरिश्ते कुछ ही देर में होटल से बाहर आ जाएंगे और मेरे लिए यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं होगी।